आदरणीय गुरुमूर्ति जी, राजकुमार भाटिया जी, सतीश मिनूचा जी और मित्रों, जो अंग्रेजी में टाइटल है उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, भारतीय राजनीति में बुनियादी परिवर्तन। मैं समझता हूँ कि यही अगर डिक्शनरी से उसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद इतना जटिल है। कल मैंने डिक्शनरी भी पलटी, टेक्टोनिक का अर्थ भी देखा, और यानी अगर अंग्रेजी का मैं अनुवाद करूं तो उसका अनुवाद होगा भारतीय राजनीति में भूचाली परिवर्तन। क्योंकि टेक्टोनिक शिफ्ट होता ही तब है जब धरती का आधार बदल जाता है और उसके बाद उस पर जो खड़े रहते हैं खंभे वो हिलने लगते हैं या ध्वस्त हो जाते हैं। कुछ हद तक यही भाव इस में है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबका ये सौभाग्य है कि गुरुमूर्ति जी को हमें सुनने को मिलेगा, और मुझे सुनने वालों में मैं रहता तो मैं ज़्यादा सुखी होता, लेकिन राजकुमार जी का आदेश है तो मैं कुछ बातें कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पता नहीं यहाँ जो लोग हैं उसमें कुछ लोगों को ये नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो याद होगा। एक जनसंघ के नेता होते थे पीताम्बर दास। तो जब हम लोग आंदोलन वगैरह करते थे और पीताम्बर दास जी के पास जाते थे अपनी बात कहने के लिए, तो आधे घंटे तक तो वो हम लोगों से ऐसे उल्टे सवाल पूछते थे कि लगता था कि ये आदमी हमारे खिलाफ है। फिर वो कहते थे कि नहीं, तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैं ये पद्धति हमने वकालत में सीखी है और अपनाई है। मैं पीताम्बर दास का स्मरण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की स्टाइल में मैं भी कुछ सवाल उठाऊंगा और उसका उत्तर गुरुमूर्ति जी देंगे। पहला सवाल ये है कि क्या सचमुच बुनियादी परिवर्तन हुए हैं? मूलभूत बदलाव जिसे कहा जाता है राजनीति में और राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर, वो मूलभूत बदलाव हो रहे हैं? क्या उसके लक्षण हैं? ये जो कालखंड है 1980 से 2020, इस कालखंड की राजनीतिक घटनाओं पर अगर आप गौर करें तो एक कालखंड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, यानी वो पुनर्जन्म होता है उसका, और उसका नेतृत्व 7 साल तक विचारों के ऐसे जंगल में भटकता है कि वह रास्ता भूल जाता है कि उसे जाना कहाँ है। और उसके बाद यानी 80 में जैसे गांधीयन समाजवाद नारा बीजेपी ने अपनाया। अब कुछ गांधीयन बड़े उत्साहित हो गए, वाजपेयी जी के पास गए पार्लियामेंट में, मैं भी उस समय वहाँ था। तो गांधीयन जो उनके पास गए बड़ी उम्मीदों से गए, और जब कोई वाजपेयी जी के पास उम्मीदों से जाता था तो वो अपना मजाक उड़ाते हुए और वापस आ जाता था। तो लोगों ने पूछा कि वाजपेयी जी, आपने गांधीयन समाजवाद का मुंबई में उद्घोष किया है, तो ये क्या है? तो उन्होंने, वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि आपने कुछ इसको ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है। अब ये जो सवाल जवाब है उसमें ही बीजेपी के भटकन की कहानी है। और मुझे मालूम है कि 1987 में पहली बार
उसका एक लंबा किस्सा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमदाबाद में बाला साहब देवरस के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी को पटरी पर लाने के लिए 1987 में आगरा में श्री लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष होते हैं और बीजेपी थोड़ा अपना रास्ता बदलती है, और बदलते हुए उस रास्ते पर जो यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा को चाहे वो आप 1998 के चुनाव परिणाम देखें या 99 के देखें या बाद में 2014 के देखें या 2019 के देखें, इन परिवर्तनों से जो राजनीति में चुनावी विजय मिली है, क्या वो विजय बुनियादी परिवर्तन की तरफ जा रही है, ये प्रश्न है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये गुरुमूर्ति जी इस पर क्या सोचते हैं, और वो जो सोचते हैं वो मुझे लगता है कि ये मौलिक चिंतक है गुरुमूर्ति जी। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुलदीप नैयर से मैं अक्सर मिलता था, क्योंकि वो हमको स्नेह भी करते थे और मानते थे कि ये जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट है। मैं हूँ या नहीं हुई अलग विषय है। तो कुलदीप नैयर ने एक दिन मुझे कहा कि तुम बताओ इस देश में सबसे आला दिमाग कौन सा है। तो मैंने कहा कि दो हैं, एक एस गुरुमूर्ति हैं, दूसरे गोविंदाचार्य हैं। तो कुलदीप नैयर ने कहा कि तुमने सही कहा, और इसको बार बार कुलदीप नैयर कहते थे। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गुरुमूर्ति जी ने कल्चर पर एक बहुत मौलिक बात, कला केंद्र में वो केवल ट्राइबल पॉलिसी की बात नहीं थी, बल्कि कल्चर को हम कैसे देखें और उसको कैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ें, इस पर इन्होंने कुछ लोगों को संबोधित किया। मैं सुन रहा था। तो अब मैं इस पर आता हूँ कि ये राजकुमार जी ने तो मुझे यहाँ खड़ा कर दिया मेरा इम्तहान लेने के लिए, लेकिन मैं कुछ बातें जो सोचता हूँ कहूँगा कि बुनियादी बदलाव के लक्षण और कसौटी क्या हैं, इसको हम समझें। और मुझे लगता है कि जो मसले उलझे हुए हैं, क्या वे सुलझते जा रहे हैं? तो कल ही, और अगर ये सुलझते जा रहे हैं तो उसकी कसौटी क्या है? जो असंभव था वो संभव होता दिख रहा है, ये उसकी कसौटी है। और ऐसे ही कल मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीयता के प्रश्न पर जो समस्याएं, धर्म, संस्कृति, परंपरा, हिंदू मुस्लिम प्रश्न, ये जो बड़े सालों से बने हुए हैं, वो मेरी नज़र में सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके सुलझने का फार्मूला जो नेहरू जी के समय में था वो नहीं होगा। वो सुलझने का फार्मूला नरेंद्र मोदी युग में पैदा हो रहा है। और ये इसलिए जो नई बात मेरी समझ में आ रही है, और ये मेरी समझ से बहुत बड़ी बात है, नई बात है, वो ये है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अरविंदो, इन महापुरुषों को, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन महापुरुषों को अब से पहले, यानी 2014 से पहले एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश थी। वैचारिक स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर और दृष्टिकोण के स्तर पर भी। लेकिन अब आज
ये इनमें कितनी निकटता है वैचारिक, इसकी एक संश्लेषण की एक कोशिश शुरू हुई है और वो कोशिश बहुत सार्थक ढंग से समाज पर असर डाल रही है। इसके जो बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो आप जानते हैं। दूसरी प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, यानी जहाँ एक तरफ संश्लेषण की कोशिश हो रही है कि महात्मा गांधी से हम क्या सीखें। जैसे मुझे याद है भाजपा में एक नेता थे, जब उनसे हमारी बातचीत होने लगी तो देवेंद्र स्वरूप जी का कोई उल्लेख आया तो उन्होंने कहा कि वो तो गांधीवादी हैं, यानी गांधीवादी होना अपराध है उनकी नज़र में। अब वो उनसे अब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे सोचने में समझने में गलती थी। यानी गांधी और अंबेडकर एक ही रास्ते के, एक ही मंजिल के राही हैं। ये बात पहली बार भारतीय राजनीति में एक धारा के तौर पर चल पड़ी है और वो धारा प्रबल होती जा रही है। नहीं तो, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, इसके ठीक उलट भी कोशिश हो रही है। मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ या उन लोगों के संपर्क में हूँ जो माओवादी की धारा चलाते हैं और जो झारखंड में या नॉर्थ ईस्ट में या छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हैं, वे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार हमसे बात करे और हम उनके सामने सरेंडर कर दें और हम अब अपने नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आएँ। भारत सरकार उनको घास नहीं डाल रही है, ये अलग बात है। लेकिन जो शहरों में माओवादी हैं, नॉर्वे से उनका नियंत्रण हो रहा है और शहर में जो माओवादी हैं वो पूरी अब शिद्दत से ये कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में जो माओवादी हैं वो उसी अवस्था में बने रहें। जो लड़के, जो नौजवान पूरी ज़िंदगी लगा करके उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरी उनसे अक्सर बातचीत होती है। संक्षेप में मैंने आपको ये बताया कि ये अब जो शहरी माओवादी हैं वो गांधी और अंबेडकर को आमने सामने करके और पूरी राजनीति को उस दृष्टि से दूषित करने की, प्रदूषित करने की, ये गंदा करने की या उसकी धारा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन जो इस रास्ते में कुछ मैं कह सकता हूँ कि जो परिवर्तन की बात है कि बुनियादी परिवर्तन की, वो विचार के स्तर पर एक बुनियादी परिवर्तन का लक्षण हुआ है। उसी तरह से गुरुमूर्ति जी ने एक लेख लिखा जिसके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को होगी। बलबीर पुंज जी ने भी उस लेख का अपने दैनिक जागरण के लेख में उल्लेख किया। उस का मैं यहाँ उल्लेख दूसरे ढंग से करना चाहता हूँ कि ये जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो माउंटबेटन पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि आप सत्ता के हस्तांतरण की आपके यहाँ परंपरागत प्रक्रिया क्या है। अब नेहरू जी का तो परंपरा से कोई लेना देना था नहीं, तो उनके लिए ये सवाल ही टेढ़ा था।
तो उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी से पूछिए, राजगोपालाचारी इसमें विद्वान आदमी हैं, वही बताएंगे। राजगोपालाचारी ने बताया और दक्षिण से दंड आया, राजदंड आया। बाकायदे जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा में जाने से पहले अपने घर पर, और घर उनका कहाँ था, आज जो APJ अब्दुल कलाम रोड है उस पर आप बढ़ेंगे तो दाहिने तरफ जो एम्बेसी है वहीं जवाहरलाल नेहरू उस समय रहते थे और सामने सरदार पटेल रहते थे। तो वहाँ वो अब तस्वीर भी आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री वह था जो अपनी पहचान को अपने छिपा करके गोपनीय तरीके से और सेकुलरिज्म का आडंबर ओढ़ करके, उसको क्या कहेंगे, यानी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि शेर की खाल ओढ़ करके, और जिस तरह का नाटक किया जाता है वैसा जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी हैं जो महाकाल जाते हैं तो जैसे एक हिंदू पूजा करता है, खुलेआम उनको अपनी पहचान के बारे में कोई हीन ग्रंथि नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, यानी भारत के राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। अगर हम अपनी हीन ग्रंथियों से मुक्त हो जाएं, हम जो हैं उसको पहचानने लगें, तो वो इस दृष्टि से तो कहेंगे कि ये एक बुनियादी वैचारिक परिवर्तन है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें हमको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि इसमें बाधाएं क्या क्या हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारे मन की है, और यही सबसे कठिन बाधा है। हमारे मन की जो धारा है उस तरफ बहती है जहाँ अभाव है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपका एक दांत टूट जाए तो आपकी जीभ, आप चाहें न चाहें, टूटे हुए दांत की तरफ जाती है। यही हमारे मन की भी अवस्था है। और हमारा मन महात्मा गांधी के ज़माने से लेकर के अब तक हमारा मन जो अभाव है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमको बता दी गई हैं हमारी कमियां, हम उन्हीं कमियों को देखते रहते हैं। जहाँ अभाव है उसी को हम खोजते रहते हैं, और जहाँ अति भाव है, यानी जो हमारी ताकत है, उस ताकत जो मौजूद है उस को हम भूल जाते हैं। सूरज उगता है, उसकी किरण फैलती है, रोशनी भी फैलती है, अंधेरा भी दूर होता है, लेकिन उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज बदलते वातावरण में एक विधायक चित्त, सकारात्मक मन भारत का बन रहा है। और मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, ये जो मोबाइल है वो बड़ा भारी बाइस्कोप है। बचपन में आपने बाइस्कोप देखा होगा। तो जब हमको बाइस्कोप देखने की इच्छा होती है तो हम अपना मोबाइल खोलते हैं और उसमें व्हाट्सएप में चले जाते हैं। वो भारी जंगल है, और उस जंगल में कई बार बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार जो है वो आपको निराश भी करते हैं। तो कल मुझे एक बहुत खूबसूरत वीडियो मिला। एक महिला, वो किसी का नाम नहीं ले रही है, लेकिन 7 बातें गिना रही है कि ये जो 7 बातें हैं वो 7 बातें
इस समय हुई हैं। और उन 7 बातों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति जहाँ थी वहाँ अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और ऐसी केदारनाथ की उसने चर्चा की, काशी विश्वनाथ धाम की चर्चा की। मैं ये कहूँगा, अब उस महिला की कोई मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि एक महिला जो वीडियो पर इस तरह से साहस से बोल रही है, अंग्रेजी में बोल रही है, वो हमारे बदलते राष्ट्रीय मन का प्रतीक है। और वो उसकी आवाज़ में मैं समझता हूँ कि भारत माता की आवाज़ है। और भारत माता इसी आवाज़ के लिए तरसती रही है। बंकिम चंद्र का आनंद मठ, और आनंद मठ में वंदे मातरम को आप जरा देखिए, सुनिए और जरा उस माता की कल्पना करिए। उसी तरह से एक महिला जब 7 बातें गिनाए अपने दर्शकों को, तो इसका मतलब भारत माता उन महिलाओं में प्रकट हो रही है जो इस परिवर्तन का स्वागत कर रही हैं। और मैं कहूँगा कि खतरा क्या है, तो इन परिवर्तनों से कहीं ऊब पैदा ना हो जाए। हमारा मन बहुत जल्दी ऊब जाता है, तो इन परिवर्तनों से कहीं ऊब न पैदा हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको यह बताना पड़ेगा कि इन परिवर्तनों से, सकारात्मक परिवर्तनों से जो अपेक्षाएं पैदा हुई हैं, जो उम्मीदें जगी हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना या पूरा किया जाना, ये नए भारत का यह मौलिक परिवर्तन का जो अगला कदम होगा वो ये होगा। मैं ये अंत में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि एक बार मैंने एक पूर्व प्रधानमंत्री से पूछा कि जब आप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री पद पर रहे, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको अपने विचारों में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना पड़ा। इस पर उन्होंने मुझे 5 घंटे बात की मुझसे। उस 5 घंटे का सार ये था कि उन्होंने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरी जो धारणाएं थी हमारे महापुरुषों के बारे में, एक तो वो बदली, और उसमें उन्होंने सबसे पहले नाम लिया सरदार पटेल का, और कहा कि हम सरदार पटेल के बारे में बहुत सोचते थे कि दकियानूसी आदमी है, लेकिन जब हमने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट देखे और देखा कि तिब्बत के सवाल पर, रियासतों के विलय के सवाल पर सरदार ने जो किया है वो तो इतिहास में अमर होने वाली चीज़ है। हम लोगों ने इसको क्यों नहीं देखा। दूसरी बात उन्होंने कही, आप सहमत हों या नहीं, परंतु उन्होंने जो कहा वो मैं कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देश पर जब संकट आएगा तो मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैंने ये समझा है कि सेना, ब्यूरोक्रेसी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 3 ऐसी ताकतें हैं जो देश को संकट के समय में भी संभाल लेंगे। जब वो आरएसएस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि और समाज, आपने 3 ही बातें गिनाई है और समाज के बारे में आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में आरएसएस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो समाज की बुनियाद आज का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति में जो बदलाव दिख रहे हैं वे सार्थक परिणाम ला सकेंगे अगर सामाजिक परिवर्तन भी साथ साथ उसके साथ साथ चले। और यहाँ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ
राजकुमार जी ने इम्तहान दे लेने के लिए मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानता कि ये हमारा मैंने अपनी बात रख दी है। और मैं फिर कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि गुरुमूर्ति जी हमारे बीच में हैं और उनको हम लोग सुने।